अक्सर ऐसा होता है कि जिन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को हम मजाक में उड़ा देते हैं, असल में वो किसी बहुत बड़ी असली प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही होती हैं। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, जिन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा छुपाया। मतलब एक ऐसी बात जो पहले सिर्फ एक अफवाह लगती थी, लेकिन बाद में एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आई। देखिए, ये कहानी किसी बड़ी सोची समझी साजिश से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी कुछ चिंताजनक पैटर्न से, जिन्हें डॉक्टर और मरीज नोटिस कर रहे थे। ये बस शक की पहली फुसफुसाहट थी। तो इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? ये है क्लिनिकल ट्रायल डेटा सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि कंपनियां सिर्फ उन स्टडीज को दुनिया के सामने रखती थीं जिनके नतीजे अच्छे आते थे, और जिन ट्रायल्स में दवा काम नहीं करती थी या उसके खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आते थे, उन नतीजों को या तो पूरी तरह से छुपा दिया जाता था या फिर बहुत ही मामूली बताकर पेश किया जाता था। चलिए, जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 90s की शुरुआत में पुरानी बीमारियों के लिए नई नई दवाइयां मार्केट में आईं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन दशक के बीच तक आते आते कुछ अजीब और गंभीर साइड इफेक्ट्स की खबरें आने लगीं, और 90s के खत्म होते होते ये पैटर्न एकदम साफ हो गया था। जो भी स्टडीज पब्लिश हो रही थीं, उनमें इन खतरनाक साइड इफेक्ट्स का या तो जिक्र ही नहीं था या उन्हें बहुत मामूली बताया गया था। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे शक बढ़ता गया, जांच और कोर्ट केस का दौर शुरू हुआ, और फिर एक एक करके परतें हटने लगीं और सच सामने आने लगा। और जो जांच में सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। कंपनियों के अंदरूनी डॉक्यूमेंट से पता चला कि जिन ट्रायल्स के नतीजे खराब थे, उन्हें कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स थे, उन्हें स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, मतलब सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन बताकर रिपोर्ट के आखिरी पन्नों में कहीं छिपा दिया गया। और इससे भी बढ़कर कंपनियों ने घोस्ट राइटिंग का सहारा लिया, यानी खुद आर्टिकल लिखकर बड़े बड़े एकेडमिक्स के नाम से छपवा दिए। या ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक या दो बुरी कंपनियों का काम नहीं था। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी। एक ऐसी खामी जो उस वक्त के रेगुलेटरी सिस्टम और एकेडमिक पब्लिशिंग के तरीकों में ही मौजूद थी, जिसने ये सब होने दिया। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ऐसा हुआ क्यों? क्या ये लोग सच में इतने बुरे थे कि जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहीं पर आके हम इस पूरे मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एक तरफ है एकदम सीधी साधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि लालची एग्जीक्यूटिव्स ने पैसे के लिए जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ है एक जटिल सच्चाई, एक ऐसा फ्लॉड सिस्टम जहां पैसों का जबरदस्त प्रेशर और नियमों की कमियों ने मिलकर एक स्ट्रक्चरल साइलेंस, यानी एक ढांचागत चुप्पी पैदा कर दी। तो सवाल यह है कि यह स्ट्रक्चरल साइलेंस आखिर बना कैसे? देखिए, पहला कारण तो यह है कि दवा बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं और कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा, मार्केट में बने रहने का जबरदस्त प्रेशर होता है। तीसरा, ये कि उस वक्त के नियम इस बात पर तो ध्यान देते थे कि क्या डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, लेकिन इस पर नहीं कि कौन सी जानकारी गायब है। और इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां शायद किसी का इरादा जानबूझकर कुछ छिपाने का नहीं था, पर अगर कोई नेगेटिव डेटा नहीं भी बताता था तो उसके लिए कोई सजा भी नहीं थी। इस पूरे घोटाले के नाम दो पहलू हैं। इसने एक तरफ तो बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ इसी की वजह से कुछ बहुत जरूरी सुधार भी हुए। चलिए पहले नुकसान की बात करते हैं। इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, मरीजों को आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी सेहत से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेने पड़े। लोगों को वो साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेडिकल सिस्टम और एक्सपर्ट्स पर से लोगों का भरोसा ही उठ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस घोटाले ने मेडिकल फील्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े सुधारों की नींव रखी। अब कोई भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले ही उसे पब्लिकली रजिस्टर करना जरूरी है, ताकि कोई भी ट्रायल बीच में गायब ना हो जाए। नेगेटिव नतीजों को पब्लिश करना अब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। और तो और मेडिकल जर्नल्स भी अब रिसर्च को छापने से पहले कई ज्यादा सख्ती से जांच करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सबक सिर्फ विश्वास करने या ना करने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये मामला हमें सिखाता है कि असल दुनिया में चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ये कहानी भी सच, झूठ और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों का एक मिक्सचर थी, लेकिन इसकी जड़ एक असली सिस्टेमिक प्रॉब्लम में थी। तो असली सबक ये नहीं है कि किसी चीज पर आंख बंद करके यकीन कर लो या उसे सिरे से खारिज कर दो। नहीं,
असली सबक है सवाल पूछते रहना कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कैसा सिस्टम है जिसमें इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास और कितनी ऐसी असली समस्याएं होंगी जिन्हें शुरुआत में सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।